हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुरकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 4th चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युतांक के बारे में। इस चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में चालक, कुचालक, धारिता और किसी विलगित गोली निकाय के लिए धारिता निकालना सीख लिया था। किसी विलगित गोली निकाय के लिए धारिता निकालना सीख लिया था। धारिता क्या होती है इसके बारे में भी हमने देख लिया था। इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी पहली टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यहां पे हमें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब ये सर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बताइए। ध्यान से समझिएगा। बचपन में हम लोग जो काम क्या करते थे कि ऐसे स्केल लेते थे, इस पे कागज लेते थे। आपको अगर याद होगा तो कागज को ऐसे ऐसे फाड़ देते थे, फाड़ के हाथ पे रख देते थे और फिर सर में ऐसे स्केल को रगड़ते थे और फिर यहाँ पे लाते थे। जो कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स हुआ करते थे फटे हुए, उसे स्केल अट्रैक्ट करता था अपनी ओर, उसे स्केल अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे कूलाम बल यानी कि वैद्युत बल लगता था, जिसलिए वो आकर्षण करता था। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते थे और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। ये बात तो ठीक चीजें समझ में आ गई। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस स्केल को आवेशित करने के लिए क्या आपने कुछ कार्य किया? बिल्कुल सर, कार्य किया। इसको स्केल उठाकर हम यहां पे रगड़ रहे हैं ना, हमें कार्य करना पड़ा ना इस स्केल को आवेशित करने के लिए। ठीक इसी प्रकार हम किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, आवेशित शब्द जैसे हम सुनते हैं, आवेशित, इससे हमें क्या चीज समझ में आता है कि उस पर या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हमें इसे आवेशित करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन तो बराबर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब मान लीजिए हमें इसे आवेशित करना है तो या तो हम एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर लेके चले जाए और या इसमें एक और इलेक्ट्रॉन लेकर चले आए। तो या तो हम निकालें या लेकर आए, या तो हम निकाले या लेकर आए, हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना। और जो कार्य हम करेंगे इसको आवेशित करने के लिए, वही होती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जो कार्य हम करते हैं वो उस तत्व में, वो उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। वो उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स आप प्रोवाइड करेंगे कि हम दिखे। देखिए, नोट्स तो आपको, आप क्या वीडियो जब देखने बैठते हैं तो क्या ऐसे ही बस मतलब अपना मुंह उठा के और मतलब ईयरफोन लगाकर मोबाइल लेकर बस देखने ऐसे बैठ जाते हैं सोते हुए? ऐसे वीडियो देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये कोई राम कथा थोड़ी ना है बच्चों, न ही कोई मूवी है। इसको देखने के लिए आप वीडियो को टेबल पे रखिए, साथ में अपनी कॉपी रखिए, कॉपी बुक रखने के बाद से तब वहां पे पढ़ना चालू कीजिए। एक स्टेप यहां पे समझ में आया, उसके बारे में लिखिए, कुछ अपने शब्दों से भी ऐड कीजिए, वहां पे अपने से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे स्टार बनाकर लिखिए, वहां पे अपना नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए और फिर आगे बढ़िए पॉज करते हुए। जब मैं लिखता हूं तो आप भी लिखिए। तो मैं खुद टाइम देता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको देखने के लिए, तो वो चीजें आप फॉलो करिए। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि आखिर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो हम लिखेंगे कि किसी चालक को क्या करना पड़ता है? किसी चालक को आवेशित करने के लिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। हमें कुछ, बस लिख दीजिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है, कुछ से बढ़िया जो है, किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य
उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। समझ में आ गया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब मैं हमेशा बोलता रहता हूं और फिर वही बात रिपीट करूंगा कि अगर बायो में किसी प्रश्न को कर रहे हैं तो हमें उसका क्या चाहिए, फिगर चाहिए। और फिजिक्स में किसी चीज को कर रहे हैं तो हमें उसका फॉर्मूला चाहिए, तो देखिए हम इसको फॉर्मूला इसका डिराइव करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला भी डिराइवेशन के लिए आता है, हमेशा नहीं आता है लेकिन कभी कभी आता है। फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन डिराइव करने के लिए कम आता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। अभी इससे पहले हमने जब धारिता पढ़ रहे थे तो धारिता में हमने पढ़ा कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो डिराइवेशन है कैसे करते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, किसी चालक को Q आवेश या Q डैश कर लीजिए, Q डैश कर लें, हाँ Q डैश कर लीजिए, Q डैश आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V डैश होती है। क्योंकि क्या होता है, जो आवेश होता है वो हम इससे पहले पढ़ के आ रहे हैं कि जो आवेश होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? आवेश अनुक्रमानुपाती होता है विभव को, यानी कि आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक है सर। अब देखिए जब हमने ये चीज कर लिया फिर हमें क्या निकालना है। यहाँ पे तो हमें आवेश और विभव से मतलब नहीं है, यहाँ पे तो हमें क्या निकालना होगा, कार्य निकालना होगा। क्योंकि वही कार्य तो स्थित होता है, मतलब उसी वही कार्य तो संग्रहित होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम कार्य निकाल लेते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए हम कार्य इक्वल टू पढ़ते आ रहे हैं कि V इक्वल टू होता है W/Q होता है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू, तो हम W इक्वल टू सर लिख सकते हैं V इंटू में Q। क्या कोई गड़बड़ है? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है। और यही W क्या होता है, U होता है, और यही V डैश और इंटू में Q डैश, V डैश इंटू में Q डैश। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर, अरे यार यहाँ पे हम डी क्यू कार्य Q डैश है। ठीक है, अब हम बोलते हैं, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यही कार्य हो जाएगा। मैंने बोला नहीं भाई, ये कार्य तो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जो V है, यहां पे जो V आपको दिखाई दे रहा है या क्या दिखाई दे रहा है, ये सर V डैश दिखाई दे रहा है। तो जब तक हम V डैश को हटाएंगे नहीं तो दोनों क्या चीजें हैं, दोनों अननोन राशियां हैं। तो हमने बोला कि चलिए इस V को हमें हटाना है। तो एक बच्चे ने बोला जी सर V को हटाना है। तो V को कैसे हटाया जाए भाई? तो इससे पहले हम फॉर्मूला क्या पढ़ के आए रहे हैं, C इक्वल टू Q/V। तो हम V इक्वल टू क्या कर सकते हैं, हम V डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q डैश बाई C। V डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q डैश बाई C, Q डैश बाई C। ठीक है, V इक्वल टू, अच्छा सर ठीक है। तो अब हम बोलते हैं क्या, अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब हम बोलते हैं कि dq आवेश देने में किया गया कार्य, सर dq आवेश, इसको भी अभी इरेज कर देना है। ठीक है, आपको यहां पे देख लिया ना, रुझे अच्छा भी रखे रहिए, भी इरेज कर देंगे। dq आवेश देने में सर किया गया कार्य क्या होगा, सर w इक्वल टू हो जाएगा dw इक्वल टू हो जाएगा v इंटू में dq, v इंटू में dq। सर v हो जाएगा इंटू में dq, और सर v तो यहां पे v डैश है, इसको सर हम q अपॉन में c के रूप में लिख सकते हैं। हमने बोला ठीक है भाई लिख दो। v को क्या लिख सकते हैं, q डैश अपॉन में c इंटू में
डी क्यू, इसको इरेज कर दीजिए। ये बस चीजें समझाने के लिए थी कि V के जगह पे यहां पे Q डैश C कहां से आ गया। चलिए, अब हमने बोला कि हम Q आवेश दिए थे ना, हम Q आवेश दिए थे। अब हम बोलते हैं कि 0 से लेकर Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो समाकलन कर देंगे। 0 से लेकर Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम समाकलन कर देंगे और इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये W हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, C कांस्टेंट है, C को बाहर लेता है, ये वेरी गुड। फिर सर बचा आपका Q, तो सर 0 Q और सर बचेगा Q डैश अपॉन में DQ। अब सर हमें इसका समाकलन करना है, जी बिल्कुल हमें इसका समाकलन करना है। तो सर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो चीज़ें आएगी W इक्वल टू में 1/C और समाकलन करने पे सर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2 to Q। अब सर देखिए यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व तो चीज़ें हो जाएंगी 1/C और सर Q डैश है ना, तो Q का स्क्वायर 2 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो सर चीजें बन के आ जाएंगी W इक्वल टू क्या, W इक्वल टू आ जाएंगी Q स्क्वायर अपॉन में 2C, Q स्क्वायर अपॉन में 2C और यही हमारी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि U इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब हम इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या U इक्वल टू Q बाई C क्या होता है सर, V होता है, तो और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ QV। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम हाफ QV भी लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है सर, CV स्क्वायर, तो और इसे हम क्या लिख सकते हैं, या U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। 3 प्रकार से हम आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं और तीनों प्रकार आपके सामने आपके ब्लैकबोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए चीजों को समझिए, अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी, चीजें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो मैं बता तो रहा हूं पार्ट 1 में आपको इतने ज्यादा डिराइवेशन करने हैं और मेन 4 चैप्टर तो आप पढ़ ही रहे हैं जो स्थिर। देखिए मैं पहले बोला था क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट 1 बहुत मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। पार्ट 1 अगर अच्छे से आप समझ लेते, पार्ट 2 एक दिन का 1-2 दिन का 1-2 चैप्टर है। अच्छा, और पार्ट 1 में आगे के जो 4 चैप्टर है यानी कि स्थिर वैद्युतता, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन है स्थिर वैद्युतता, उसमें जो आपके 4 चैप्टर हैं, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय और वैद्युत विभव और संधारित्र तथा परावैद्युतक, ये सबसे हार्ड है। मतलब सबसे ज्यादा जो डिराइवेशन है ये सारी चीजें इसी में भरी हुई हैं। इसके बाद से वो चीजें कम हो जाती हैं, तो इधर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, तो ये पोर्शन हो गया, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे अब हमें क्या पढ़ना है। अब हम चीजों को आवेशित कर दिए। अब हमने क्या किया, हम चीजों को आवेशित कर दिए इसके पहले लेक्चर में, और इसमें पता कर लिए कि आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा या उसमें कितनी स्थिर ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा उसमें संचरित होगी, संग्रहित होगी। ये चीजें हमने पता कर ली। अब कहाँ पर बढ़े, टॉपिक क्या होता है, जैसे हम रास्ता तय करते हैं ना वैसे ही टॉपिक भी तय होती हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जब आपको ये पता चल गया कि आवेश के कैसे उसको देंगे, आवेश देने में कितने कार्य करना पड़ेगा, उसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, ठीक है, और कितना आवेश संचरित करेगा, तो अब बताइए कि अगर दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, टॉपिक क्या है, 2 आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर, दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा जो आवेश मतलब
पुनर्वितरित आवेश, आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब जो पुनर्वितरण करने के बाद से जो आवेश आएगा उसे भी हमें ज्ञात करना है। आवेश का पुनर्वितरण, इसको ध्यान समझिएगा, पुनर्वितरण। चीजें अगर देखिए ध्यान से आप नहीं समझेंगे ना तो रटते रह जाएंगे, चीजें समझ में आने वाली हैं नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है आपको क्या क्वेश्चन में कि आप दो आवेशी चालक ले लीजिए। हमने बोला चलो भाई ले लेते हैं। एक आवेशी चालक ले लिए हम ए और एक आवेशी चालक ले लिए हम बी। एक आवेशी चालक ले लिया ए और एक आवेशी चालक ले लिए बी। जैसे ही हमने दो आवेशी चालक लिए तो इनके कुछ आवेश भी हैं, बिल्कुल इनके कुछ आवेश भी हैं। मान लीजिए इनका आवेश Q1 है, इनका आवेश Q2 है, इनका धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। अब हमने क्या किया, ये भी आवेशित था और ये भी आवेशित था, ए भी आवेशित था और बी भी आवेशित था। इन दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया। ये कैसा तार है? चालक तार है। कैसा तार है? चालक तार है। हमने इसको एक चालक तार से जोड़ दिया। तो अब पूछ रहा है कि इसका उभयनिष्ठ विभव बताइए, आवेशों का पुनर्वितरण बताइए और जो ऊर्जा का ह्रास होगा वो बताइए। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक ठंडा पानी लिया, दोनों पानी ही है। हमने एक ठंडा पानी लिया, एक गर्म पानी लिया, दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब क्या स्थितियां समान रहेंगे? क्या गर्म वाला गर्म ही रहेगा, ठंडा वाला ठंडा ही रहेगा? नहीं सर, उन दोनों में आपस में तापमान का जो संचरण होगा, जो गर्म है वो ठंडा होने लगेगा और जो ठंडा है वो हल्का हल्का गर्म होने लगेगा। मतलब एक दूसरे के सब टेम्परेचर बराबर जब तक सब नहीं आएंगे वो अपने आप में तापमान का पुनर्वितरण करते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आवेश का पुनर्वितरण प्रारंभ हो जाएगा। आवेश का पुनर्वितरण प्रारंभ हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो इनके आवेश का पुनर्वितरण होने के बाद एक, जैसे देखिए वहाँ पे पानी टेम्परेचर की पुनर्विस्थिति, मतलब टेम्परेचर जाना आना होने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों का टेम्परेचर समान हो जाता है। तो ठीक वही पूछ रहा है कि दोनों में आवेश आने जाने के बाद उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव? तो देखिए हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ विभव को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा कुल आवेश। कुल आवेश अपॉन में कुल आवेश अपॉन में कुल धारिता। कुल आवेश क्या हो जाएगा सर? Q1 प्लस Q2। कुल धारिता क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। अब Q1 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू क्या होता है सर? Q इक्वल टू होता है CV। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू C1 V1 और Q2 को क्या लिख सकते हैं? C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका, दो तरीके से फॉर्मूला बन गए उभयनिष्ठ विभव के। तो उभयनिष्ठ विभव अगर V हमसे निकालने के लिए बोले तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमें पहले का C1 V1 पता हो तो हम उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं, या बस हमें धारिता और आवेश भी पता हो तो हम उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। अब उभयनिष्ठ विभव के बाद से अगला पोर्शन आता है। अगला पोर्शन आता है उभयनिष्ठ विभव के बाद से कि जो आवेश का पुनर्वितरण हुआ वो हम कैसे निकालेंगे कि आवेश का पुनर्वितरण कितना हुआ, या आपसे पूछ ले कि आवेश कितना स्थानांतरित हुआ। अब देखिए यहां से एक चीज समझिएगा, आवेश कितना स्थानांतरित हुआ। तो इस चीज को भी समझ लेते हैं, आवेशों का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण। अब चीजों को ध्यान से देखिएगा, चीजों को क्या करिएगा? ध्यान से देखिएगा। यहां पे जब आवेश स्थानांतरण स्टार्ट होगा तो समझिए पहले इसका आवेश था Q
और स्थानांतरण के बाद Q1 था और स्थानांतरण के बाद से इसका हो गया Q1 डैश, यानी जोड़ने के बाद से इसका आवेश हो गया Q1 डैश। तो आवेश का स्थानांतरण कितना होगा? तो सर ये होगा जो पहले का आवेश था, यानी कि Q1, पहले का आवेश था सर Q1, और फिर जो बाद का आवेश था, बाद का क्या आवेश था सर जी Q1 डैश। पहले के में से बाद का हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितना आवेश वास्तव में स्थानांतरित हुआ है, कितना आवेश वास्तव में स्थानांतरित हुआ है। तो यहाँ पे हमें Q1 डैश नहीं पता है तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम Q1 को क्या लिख सकते हैं सर C1 V1, और Q1 डैश को क्या लिख सकते हैं सर C1, क्योंकि धारिता तो नहीं बदलेगी, धारिता तो वही रहेगी। और सर V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? विभव जो बदला है उभयनिष्ठ विभव V, जो उभयनिष्ठ विभव जो बदल गया है वो V। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी? आवेश का स्थानांतरण आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे C1 V1 और इस V की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे V की जगह यहाँ से आप C1 कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें भी C1 है, इसमें भी C1 है, तो यहाँ से हमने C1 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ बचा V1 और यहाँ से V की वैल्यू हम रख देते हैं। यहाँ से किसकी वैल्यू रख देते हैं? V की वैल्यू क्या है सर? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बाहर C1 का C1 पड़ा हुआ है। अब जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्या आ जाएंगी सर? C1 V1 प्लस C2 V2 C2 V1 माइनस में चीज़ें क्या हो जाएंगी सर? माइनस में हो जाएंगी C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें एक दूसरे से कट जाएंगी। C1 V1 प्लस माइनस में कट जाएंगी। क्या चीज़ें आएंगी सर? चीज़ें आएंगी ये Q1 माइनस Q1 डैश हम निकाल रहे हैं ना, तो ये चीज़ें फिर क्या आ जाएंगी सर? C1 अपॉन में C2 V1 माइनस में C2 V2 अपॉन में क्या आ गया सर? C1 प्लस C2। अब आप यहां से C2 भी देखिए दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा C1 C2 और ब्रैकेट में रह जाएगा सर क्या? V1 माइनस में V2 और अंदर आ जाएगा क्या? C1 प्लस C2। ये आपका हो गया। इतना आवेश स्थानांतरित होगा। इतना आवेश क्या होगा? इतना आवेश स्थानांतरित होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो रटते रह जाएंगे, नहीं आएगा आपको। चीजें समझना बहुत जरूरी है, चीजें समझना बहुत जरूरी है, चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब एक बात और ध्यान समझिए, हम यहां से आवेश यहां जा रहा है। एक एग्जांपल ले लीजिए, समझ लीजिए कि आपका घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है, ठीक है सर, हमारा घर बन रहा है। यहां पर सुबह सुबह ट्रैक्टर वाला आया और ईटा यहां पर रख दिया। ईटा क्या किया? यहां पर रख दिया। रास्ते में गली के पास यहां पर ईट लगाकर वो उतार कर चला गया। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे घर बनते हैं तो। जी सर। अब वो यहां पर ईट उतार कर चला गया और हमारा घर था यहां पर हमारा घर था, इसके जस्ट सामने हमारा घर था, लेकिन हमारा दूसरा वाला तल्ला बन रहा था। दूसरा वाला तल्ला बन रहा था तो ईट को हमें कहां ले जाना था? ऊपर। तो जब ईट यहां से यहां पर आएगा और हम उसे लेकर आएंगे तो क्या हमारी एनर्जी वैसी ही रहेगी जैसे ईट उठाने से पहले थी? वैसी एनर्जी रहेगी? नहीं सर, कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा। बिल्कुल उसी प्रकार जब इसमें आवेश यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। अब उसी ऊर्जा के ह्रास को हम लोग निकालेंगे, उसी ऊर्जा के ह्रास को हम निकालेंगे, ठीक है। आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, तो यहीं पे लिखते हैं, देखिएगा। आवेश के पुनर्वितरण में
ऊर्जा का ह्रास क्या हो जाएगा? ऊर्जा का ह्रास को हम लोग U, ऊर्जा का ह्रास हमें निकालना है तो हम मान लेते हैं कि जो पहले ऊर्जा थी वो क्या थी? जो पहले ऊर्जा थी वो U थी और बाद में जो ऊर्जा थी U डैश हो गई। अरे भाई अगर ऊर्जा का ह्रास हो रहा है तो बाद में कुछ कम होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि जो ह्रास हुआ उसके बाद से ऊर्जा क्या हो गई? U डैश हो गई। अब हमें क्या पता है? हम पढ़ के आए हैं सर U इक्वल टू होता है हाफ CV का स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, और हमने पढ़ा था U इक्वल टू हाफ QV। तो यहाँ पे Q तो बदलता रह रहा है तो हम C क्योंकि बदल नहीं रहा है तो यहाँ पे हम C ही वाला लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या थी? यहाँ पे जो पहला है ये जो U है ये दोनों चालक की स्थितिज ऊर्जा है, दोनों चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा है। तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या थी अगर बात की जाए तो क्या थी सर? हाफ C1 V1 का स्क्वायर। और दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या थी इस वाले की? ये U ही हम लिख रहे हैं, ये U ही है। ठीक है, दूसरे चालक की थी सर हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये U हो गया। अब U डैश की हम बात करते हैं, U डैश क्या आ जाएगा सर? ये भी आ जाएगा हाफ C1 V1, सॉरी हाफ C1, और उभयनिष्ठ विभव लेंगे क्योंकि आवेश जाने के बाद ना, आवेश जाने के बाद की ये ऊर्जा है तो उस समय विभव क्या था सर? V था। उस समय विभव क्या था सर? V था, यानी कि उभयनिष्ठ विभव V था। तो इसका स्क्वायर और फिर सर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। फिर इसमें आप सेम चीज कीजिए, यहां से देखिए हाफ कॉमन है, दोनों जगह से हाफ कॉमन है, इससे हाफ बाहर ले लीजिए और फिर हाफ हाफ बाहर ले लीजिए। पूरी जगह से अगर आप हाफ बाहर ले लेते हैं और भी कुछ बाहर ले सकते हैं, और C1 C2 वाले को एक साथ रख लीजिए, C1 C2 वालों को एक साथ लेके बाहर ले सकते हैं तो वहां से भी चीजें बाहर ले लीजिए। ठीक है, चीजें समझ आ रही है? C1 C2 को हम क्या कर लें? बाहर ले लें। तो देखिए नीचे अगर हम देखें तो हम क्या लेते हैं? अगर देखिए यहां से चीजें रखी जाए तो हम हाफ बाहर ले लेते हैं, और V की वैल्यू यहां पे कौन सी रखी जाएगी? ये रखी जाएगी। V की वैल्यू वहां पे कौन सी रखी जाएगी सर? C1 C2 वाली V की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, C1 C2 वाली V की वैल्यू रखी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब सॉल्व आप इसको करेंगे, बस मैं यहाँ पे V की वैल्यू रख दे रहा हूँ, हाफ कॉमन लेने के बाद से C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस में C1 और V की जगह पे क्या रखेंगे? यही सारी चीज़ें रखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में Q1 प्लस Q2। इसके बाद से डायरेक्ट मैं एंड पे आ जाऊंगा, इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। नहीं होगा तो आप हमसे बोल दीजिएगा, हम भेज देंगे, हम करेंगे तो बस प्लस माइनस ही करना और हमारे इंक बर्बाद होंगे। चलिए, क्योंकि प्लस माइनस करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मुझे आप पर पूरा विश्वास है। प्लस C2, फिर वही चीज़ें C1 V1 प्लस C2 V2, बता दे रहा हूँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे, Q1 प्लस Q2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो U आएगा, जो ऊर्जा का ह्रास आएगा वो आ जाएगा बच्चों C1 C2, ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 अपॉन में 2C1 C2। ये आपका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। देखिए आपका आंसर क्या आएगा बच्चा? C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2। ये आपका आंसर आएगा ऊर्जा का ह्रास का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? ये आप, अरे यार यहाँ पे Q1 Q2 लिख दिया क्या? ये C1 C2 है ना। देखिए इस C1 C2 को पूरा, इसके साथ तो कुछ गुणे में है ही, इसके साथ भी है। इस C1 C2 को इन दोनों में एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे ही आप इन दोनों में एलसीएम लेंगे ये भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, और फिर जो माइनस कटेगा उसको काट देंगे। जैसे वहां पे कॉमन लिए थे यहाँ पे, वैसे ही आप कॉमन ले लीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो यहां तक आपको देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर
दो चीजें, दो आवेशी चालक को एक साथ जोड़ा जाता है, दो आवेशित चालक को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? ऊर्जा का ह्रास भी होता है, और याद रखें सदैव ऊर्जा का ह्रास ही होता है यदि दो चालकों को एक साथ जोड़ा जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या थोड़ा सा आपको लिखना होगा तो पॉज करके लिख लीजिए, हम थोड़ा सा आगे एक चीज समझाएंगे। कितना ऊर्जा का ह्रास होता है पता हो गया आपको, कितना आवेश स्थानांतरित होता है ये भी आपको यहाँ पता हो गया, और उभयनिष्ठ विभव क्या आता है वो भी आपको पता हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है और छोटा सा, ऊपर वाला ही रेस करूंगा, नीचे वाला नहीं करूंगा, चिंता मत करिएगा। चलिए देख लीजिए, पहले ये आवेश था हमारा क्या, Q1 Q2, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया सर हमारा आवेश Q1 की जगह Q1 डैश हो गया। ध्यान दीजिएगा, Q1 की जगह Q1 डैश हो गया, Q1 की जगह क्या हो गया, Q1 डैश हो गया। अब ये Q1 डैश क्या हो जाएगा सर, C1V, और Q2 डैश क्या हो जाएगा सर, C2V। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, Q1 डैश का अनुपात अपॉन में Q2 डैश का अनुपात क्या हो जाएगा सर, C1V1 अपॉन में C2V। V से V कट जाएगा सर, इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। क्या आप देख रहे हैं कि आवेश के स्थानांतर, जितने आवेश स्थानांतरित होते हैं उनका अनुपात, ठीक है, दो आवेशी चालक परस्पर किस चालक तार द्वारा जोड़ने पर उन पर पुनर्स्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इन चालकों पर जो आवेश पुनर्स्थित हुए हैं, यानी कि जो Q1 आया, Q1 की जगह Q1 डैश हो गया इस पे, और Q2 की जगह जो Q2 डैश हो गया उस पे, इनका अनुपात उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होगा, उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होगा, उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए मैं स्टार बना दे रहा हूं, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा बस यही टॉपिक था। ये टॉपिक आपको अगर ध्यान से समझ में आ गया हो तो, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखिएगा, नहीं आया तो फिर से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका स्थिर वैद्युत चालकता, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा था इनसे भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट था। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाए ताकि आप अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।